आ, सामाजिक परिवर्तन की इस कड़ी में भारत में सबसे पहले अंग्रेजों का अधिक प्रभाव बंगाल, मुंबई और मद्रास पर पड़ा। इसके चलते आरंभ में इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ बंगला, मराठी और तमिल भाषाएं संगठित हुई, बल्कि इन क्षेत्रों में आधुनिकता और आधुनिक राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियां उभरी। भारत में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के उदय के बहुत बाद सर्व भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस आरंभिक असमानता के कारण ही अभी तक भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत मजबूत नहीं हो सकी। क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ भारत में सुधारवादी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, जिसके सूत्रधार बंगाल, मद्रास और मुंबई में केंद्रित थे। सुधारवादी आंदोलनों की प्रमुख धारा आधुनिक थी, परंतु इनकी एक धारा पारंपरिक थी, जो धार्मिक सुधार के आंदोलन थे, जिसमें कुछ नए धार्मिक आंदोलन भी सम्मिलित थे। आधुनिक प्रवृत्ति के आंदोलनों में भी परंपरा का तत्व मजबूत था। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय आधुनिकता का प्रचार एक नए धार्मिक सामाजिक आंदोलन ब्रह्म समाज के रूप में कर रहे थे। इन कारकों और प्रक्रियाओं ने अंततः भारत के राष्ट्रवाद पर आधारित स्वतंत्रता के आंदोलन को जन्म दिया, जो आरंभ में सामान्य और संवैधानिक अधिकारों की मांग पर आधारित था, परंतु बाद में इसने पूरे भारतीय समाज और इसके घटकों जैसे भारतीय पूंजीपति, छोटे जमींदारों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों और कुछ अंशों में आदिवासियों और महिलाओं को भी प्रभावित किया। यह आंदोलन बहुमुखी था और इसने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। आंदोलन को तीव्रता न तो सभी क्षेत्रों में समान थी और न ही सभी श्रेणियों को समान रूप से प्रभावित कर सकी। इस आंदोलन के कारण प्रभावशाली एकात्मकता प्रवृत्तियां पैदा हुई, परंतु इनके साथ ही विघटन की भी प्रवृत्तियां पैदा हुई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः पाकिस्तान का निर्माण हुआ और पंजाबी अलगाववाद की नींव पड़ी। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय मध्य वर्ग और पूंजीपतियों के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय राष्ट्र ने परिवर्तन के योजनाबद्ध प्रयास किए। परिवर्तन की यह कल्पना आज़ादी के पहले ही उभर चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप टाटा प्लान, बिरला प्लान और पीपुल्स प्लान जैसी योजनाएं दी गई। आज़ादी के तुरंत बाद भूमि सुधार के कानून लागू हुए, बिचौलियों को समाप्त करने के प्रावधान किए गए, पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया। इस समय में परिवर्तन के 3 सोचे समझे उपाय किए गए, जिनमें प्रथम था आर्थिक विकास के कार्यक्रम जैसे पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास योजना इत्यादि। दूसरा था कार्यकारिणी द्वारा लागू किए गए उपाय जैसे भूमि सुधार, पंचायती राज, हरिजन
और आदिवासी के उत्थान के कार्यक्रम इत्यादि। तीसरा था परिवर्तन के लिए बनाए गए सामाजिक कानून, जिनकी शुरुआत अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करके किया था और जो आज़ादी के बाद हिंदू सामाजिक संगठन, महिलाओं की स्थिति में सुधार आदि से संबंधित थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार द्वारा जो आर्थिक नीतियां लागू की गई, उन्होंने भारत में व्यापारवाद, महाजनीवाद और पूंजीवाद की शक्तियों और प्रवृत्तियों को मजबूत किया। भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापारीकरण और निजीकरण होता चला गया और इसका विस्तार धीरे धीरे भूमि संबंधों और भूमि की अर्थव्यवस्था पर भी हुआ। स्वतंत्र भारत में अनेक सामाजिक आंदोलन हुए जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के थे। सर्वप्रथम आर्थिक सामाजिक मांगों के आधार पर जाति और वर्ग के आंदोलन हुए, जिसकी एक मजबूत धारा पिछड़ा वर्ग का आंदोलन है और जिसकी कमजोर धारा किसान और मजदूरों का आंदोलन है। दूसरे प्रकार के आंदोलन मूलतः क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और संस्कृतियों पर आधारित आंदोलन है, जिन्हें इथनिक मूवमेंट्स कहते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण भाषाई आंदोलन, तमिल आंदोलन, प्रांतीय आंदोलन, असम आंदोलन, पंजाब आंदोलन इत्यादि है। तीसरे प्रकार के सामाजिक आंदोलन जनजातियों के आंदोलन हैं, जो क्षेत्रीय दृष्टि से अधिक सीमित है परंतु संख्या के दृष्टि से बहुत अधिक। उदाहरण के लिए नागा आंदोलन, मिजो आंदोलन, झारखंड आंदोलन, बोडो आंदोलन इत्यादि। चौथे प्रकार के आंदोलन छात्र युवा आंदोलन है, जो नियमित तो नहीं है परंतु समय समय पर जिसकी तीव्रता बहुत अधिक रही है। उदाहरण के लिए दक्षिण के छात्रों का आंदोलन, गुजरात के छात्रों का आंदोलन, बिहार के छात्रों का आंदोलन, असम छात्र आंदोलन इत्यादि। हाल के वर्षों में भारत में पुनः एक बार धार्मिक आंदोलन ने जोर पकड़ा है, जो आर्थिक राजनीतिक कारणों से मजबूत होते गए हैं। भारत में वर्ग संघर्ष प्रत्यक्ष रूप से कम परंतु अप्रत्यक्ष रूप से अधिक हुए हैं। योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया 1978 ने भारत में सांप्रदायिक दंगों को और जातिगत तनाव को वर्ग संघर्ष का ही एक रूप माना है। प्रत्यक्ष वर्ग संघर्ष हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उभरे हैं। बहुधा इन्होंने उग्रवादी रूप धारण किया है और समाज के सबसे निचले तबके को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत में पिछड़ों का आंदोलन वस्तुतः धनी किसान वर्ग का आंदोलन है, जो अपनी सुविधाओं के विस्तार के लिए एक ओर जमींदारों से एवं दूसरी ओर पूंजीपतियों से संघर्ष करता है। भारत में योगेंद्र सिंह इंडियन सोशियोलॉजी 1986 के अनुसार आज़ादी के बाद बाहरी प्रेरणा स्रोत के रूप में इंग्लैंड का स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका ने ले लिया है। भारतीय विशिष्ट वर्ग पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिका से गंभीर रूप से प्रभावित है। बुद्धिजीवी अमेरिका को बौद्धिक ज्ञान का केंद्र मानते हैं और अमेरिका से ही प्रभावित हैं। पश्चिम का प्रभाव उन भारतीयों के माध्यम से भी भारत पर पड़ रहा है, जो धन उपार्जन की लालच से भारत में बाहर पश्चिम में चले गए हैं और जब लौटते हैं तो यदा कदा आते हैं, तब न केवल अपनी वेशभूषा और जीवन शैली से बल्कि पश्चिमी विचारों से ही भारतीयों को प्रभावित करते हैं। इतने परिवर्तनों के कारकों के परिणाम क्या है? विभिन्न कारकों के प्रभाव स्वरूप भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी मूल और प्रभावशाली दिशा आधुनिक है। इसके विपरीत व्यापक हिस्सों में और आम जनता में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी दिशा मिश्रित है।
जिसमें पारंपरिकता अधिक है और आधुनिकता कम। परिवर्तनों का यह द्विआयामी चरित्र प्रत्येक स्तर पर परिलक्षित होता है और योगेंद्र सिंह एवं वाईवी दामले के अनुसार पश्चिम के आधुनिकीकरण और भारतीय आधुनिकीकरण में यही मूल अंतर है। परिवर्तन भारत में न केवल धीरे धीरे बल्कि समझौता परक और एक ही साथ दो दिशाओं में होने वाले परिवर्तन है। सामान्यतः परिवर्तन की गति और विकास की गति कमजोर है, जिसके कारण भारतीय समाज में टूट की स्थितियां पैदा नहीं हुई है। एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि भारतीय परंपरा और आधुनिकता में एक निरंतरता है। इनके प्रमाण क्षेत्रीय समुदायों, जाति के राजनीतिकरण, ग्रामीण विभाजन, संयुक्त परिवार का छोटा आकार तथा सांस्कृतिक स्तर पर धर्म और विवेक, परंपरा और आधुनिकता, विशेषतावाद और सार्वभौमिकतावाद तथा धर्मनिरपेक्षीकरण और सांप्रदायिकता का यह सह अस्तित्व है। भारतीय सामाजिक परिवर्तन मूल रूप से असमान है, अर्थात क्षेत्रीय असमानताएं हैं, धार्मिक समूह के आधार पर असमानताएं हैं, जातियों के आधार पर असमानताएं हैं, गांव और शहर में असमानताएं हैं और साथ ही पुरुष और स्त्री में असमानताएं हैं। भारत में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के कारण तनाव है, संघर्ष बढ़ा है। दमन और निर्यातन की जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो सांप्रदायिक स्तर पर हो, जातिगत स्तर पर हो अथवा नारी स्तर पर हो, ये परिवर्तन के सूचक है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में तनाव और संघर्ष की प्रवृत्तियां और घटनाएं और भी अधिक बढ़ जाएंगी। इस तरह परिवर्तन की ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास।